दुबई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 एमिरेट्स में से एक आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। दुबई बुर्ज खलीफा के साथ पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, दुबई मॉल और प्रिंसेस टावर जैसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड होल्ड करता है। आज दुबई पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा बिजनेस हब बन चुका है कि यहाँ पे 6.5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा होने की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रीजनल हेडक्वार्टर दुबई में सेटअप करना चाहती हैं। दुबई इतना ओपन माइंडेड और पीपल फ्रेंडली है कि यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 8% है और बाकी फॉरेन कंट्रीज की पॉपुलेशन 92%। बट दुबई हमेशा से इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। ऑयल की डिस्कवरी होने से पहले यहाँ पे लोग फिशिंग करके अपनी लाइवलीहुड को चलाते थे और उस समय यहाँ की पॉपुलेशन 20,000 लोगों से ज़्यादा नहीं थी। बट कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से और अपनी लोकेशन का स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट उठा के दुबई ने अपने आप को स्टैब्लिश करा और वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी। बट दुबई की पूरी केस स्टडी जानने से पहले ये जानते हैं कि दुबई प्री ऑयल एरा में कैसी स्टेट हुआ करता था। दुबई पहले एक एरिया था जहाँ पे पहले फिशिंग और पर्ल फार्मिंग की जाती थी, पर 1833 में शेख मखदूम बिन बूटी ने दुबई के अंदर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया और वो कंट्रोल आज तक अल मखदूम फैमिली का दुबई के अंदर है और आज की डेट में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के करंट किंग। 1820 के अराउंड ब्रिटिश का पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था एंड ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ट्रेड करते थे। बट गल्फ एरिया के अंदर ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी जहां पे पायरेट्स उनके सारे शिप्स को लूट लिया करते थे, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स की एक ट्रीटी साइन करी जहां पे सारी एमिरेट्स ब्रिटिश को पायरेट से प्रोटेक्शन देती थी। फिर इस ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देखकर दुबई के उस टाइम के शेख ने ब्रिटिशर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन करा था, जिसकी वजह से दुबई को एक्सक्लूसिव ट्रेड्स का पार्ट बनने को मिलता था और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के थ्रू दुबई को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी मिली, जिसकी वजह से दुबई का ट्रेड नेटवर्क बहुत तेजी से फैलने लगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े मर्चेंट्स दुबई आके ट्रेड करने लगे। और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, यहाँ के भी बहुत सारे मर्चेंट्स डायरेक्टली दुबई के साथ ट्रेड करने लगे, जिसके थ्रू वो पूरे वर्ल्ड वाइड अपने आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करा करते। बट इस पूरे एरा के अंदर दुबई ने ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं करा। एक्चुअल ग्रोथ जो दुबई को मिली वो थी ऑयल की डिस्कवरी के बाद। सो अब डिस्कस करते हैं दुबई का पोस्ट ऑयल एरा। दुबई की किस्मत तब चमकी जब 1966 में दुबई के अंदर फतेह ऑयल फील्ड के अंदर दुबई की पहली ऑयल डिस्कवरी हुई एंड उस समय ऑयल की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा थी एंड जो भी ऑयल को कंट्रोल कर सकता था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना कंट्रोल जमा सकता था। और इस बात को अबू धाबी बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था क्योंकि 96% ऑफ ऑयल फील्ड्स अबू धाबी के कंट्रोल में थी और वहीं पे दुबई के पास इतना ज़्यादा ऑयल फील्ड्स नहीं थी। लेकिन जितना भी ऑयल दुबई के अंदर डिस्कवर्ड हुआ उसको दुबई ने बेच के बाकी सेक्टर्स में फोकस करना स्टार्ट करा और ये उनका सबसे पावरफुल मूव था अपनी इकोनॉमी को और तेजी से ग्रो करने के लिए एंड इसका पूरा क्रेडिट उस समय के राजा शेख राशिद सैयद अल मखदूम को जाता है, जिन्होंने जितना भी ऑयल का प्रॉफिट आया उसको यूज करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में लगा, जिसका रिजल्ट आज की डेट में ये हुआ कि दुबई जो कि 1970 में अपनी ऑयल की इकोनॉमी पे डिपेंड करता था एंड उनकी जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन ऑयल से आता था, वहीं पे आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ कंट्रीब्यूशन उनका ऑयल इंडस्ट्री से आता है। सबसे पहला स्टेप जो कि शेख राशिद ने लिया अपनी इकोनॉमी को एक सुपर पावर बनाने के लिए वो था अपनी ट्रेड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना एंड ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने अपने पोर्ट्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया। पहले दुबई के पोर्ट्स के अंदर छोटे छोटे शिप्स आया करते थे क्योंकि वहाँ पे पोर्ट की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से बड़े कंटेनर्स यहाँ पे आके रुक सकें एंड ट्रेड्स और तेज़ी से हो सके, जिस वजह से उन्होंने अपने पोर्ट की फैसिलिटी को और तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करा एंड 1970 आते आते वो एनुअली 11,000 से ज़्यादा शिप्स को अपने पोर्ट्स के अंदर हैंडल कर सकते थे। और पोर्ट के बिजनेस का फ्यूचर देखते हुए शेख राशिद ने एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने एक बहुत बड़े पोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी जिसका नाम था जबल अली, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1976 में स्टार्ट हुई और उसको 3 साल लगे बिल्ड होने के। और इस पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस था। ये बड़े बड़े कंटेनर्स को बहुत ईजिली हैंडल कर पाता था, जिससे दुबई के अंदर ट्रेड होना और ज़्यादा ईजी हो गया।
और इस पोर्ट को टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा एडवांस करने के लिए उन्होंने रिमोट कंट्रोल क्रेन्स बिल्ड करी, उसके अलावा सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर हैंडलिंग मशीन्स को बिल्ड करा, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एडवांसमेंट थी पोर्ट्स के। और उन्होंने अपनी लीडरशिप के टेन्योर के टाइम पे एक बहुत फेमस कोट भी बोला था, और वो था, माई ग्रैंडफादर रोड अ कैमल, माई फादर ऑल्सो यूज्ड टू रोड अ कैमल, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, माई सन विल ड्राइव अ लैंड रोवर एंड हिज सन विल ऑल्सो ड्राइव अ लैंड रोवर, बट माई ग्रेट ग्रैंडसन विल अगेन हैव टू राइड अ कैमल। और वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट ईजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट डिफिकल्ट टाइम्स। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो कि शेख राशिद ने करी थी, वो थी दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड करना। दुबई का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड हुआ था 1960 में, एंड उसके बाद 1970s में 1980s में इसको कंटिन्यूसली एक्सपैंड करते गए, एंड ये एक्सपेंशन इतना बड़ा था कि ये 2000 तक भी नहीं रुका, एंड 2000s के बाद भी दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंटिन्यूसली एक्सपैंड करता गया, जिससे अगेन बिजनेसेस को ट्रांसपोर्ट में काफ़ी आराम हुआ। वो ईजिली अपने कंटेनर्स को रिसीव कर सकते थे एंड उसको फर्दर शिप कर सकते थे। इस डिसीजन का फ़ायदा ये हुआ कि 2019 में ये एयरपोर्ट सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बन गया था और 86.4 मिलियन पैसेंजर्स का फुटफॉल होने लगा था, जिससे इकोनॉमी में $26.7 बिलियन का कंट्रीब्यूशन हुआ, जो कि 2018 में इनकी टोटल जीडीपी का 27%। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, एयरपोर्ट को बिल्ड करना और पोर्ट्स को बिल्ड करना जस्ट एक स्टार्ट थी। शेख राशिद बहुत ज़्यादा विजनरी थे, जिस वजह से उन्होंने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने स्टार्ट करे दुबई के अंदर, जिसकी मदद से वो बहुत सारे बिजनेसेस को दुबई के अंदर अट्रैक्ट कर पाते थे और अपॉर्चुनिटी दे पाते थे एक बिजनेस को कि वो वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर सके। और उसमें से एक बहुत फेमस काम इन्होंने किया, वो था जबसा को स्टैब्लिश करना, जो कि जबल अली फ्री जोन है, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्री जोन है। फ्री जोन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कंपनीज को काम करने में आसानी होती है, रिस्ट्रिक्शंस ना के बराबर होती हैं, और अपनी इनकम में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स के अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और इसीलिए दुबई ने इस फ्री जोन को जबल अली पोर्ट के साइड में बनाया था, जो कि 57 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में बनाया गया है, जिसको 1985 में कंप्लीट कर दिया गया। जबसा के अंदर बिजनेसेस को वेयर हाउसेस, लाइट इंडस्ट्रियल यूनिट और कई तरीके की लैंड्स और ऑफिसेस प्रोवाइड करे जाते हैं। साथ ही में अगर बिजनेस चाहे तो उसके कस्टमाइज डेवलपमेंट भी किए जाते हैं इन फ्री जोन्स के थ्रू। कंपनी के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और परमिट्स को बहुत ईजिली एक्सेसिबल बनाया गया है, और एक सेपरेट सेट ऑफ रेगुलेशंस बनाए गए हैं ताकि वहां पे एस्टेब्लिश कंपनीज को ग्लोबली एक्सपैंड करने में, ग्लोबली अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में ईज हो। इस फ्री जोन के अंदर जिन भी कंपनीज ने सेटअप करा, उनको अगले 50 साल तक कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करना था, कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना था, और उसके अलावा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में 0 ड्यूटीज को पे करना था। ये सब इसलिए किया गया ताकि लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, बिजनेसेस कंट्री के अंदर अट्रैक्ट हों और यहाँ पे उनको सेटल होना बहुत ज़्यादा इजी। और जैसा सोचा गया था वैसे ही हुआ। 2021 तक 7500 से ज़्यादा कंपनी जबसा के अंदर एस्टैब्लिश्ड हैं, और ये 100+ कंट्रीज से प्रेजेंट है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, FMCG, पेट्रोकेमिकल्स जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज से कंपनी एस्टैब्लिश करी गई। एक और चीज जो कि शेख राशिद ने करी थी, जिसने दुबई का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया, वो था यूनियन ऑफ 7 किंगडम्स, या फिर जिसको आज के टाइम में हम UAE या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी बोलते हैं। जब ब्रिटिश एम्पायर 1971 में गल्फ से हटने की कोशिश कर रहे थे, तब शेख जयद ने, जो कि अबू धाबी के किंग थे, और शेख राशिद ने, जो कि उस टाइम के दुबई के किंग थे, उन्होंने एक मीटिंग की जहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने किंगडम को मिला देंगे। जिसके बाद उन्होंने 7 और किंगडम्स को इनवाइट किया UAE में शामिल होने के लिए। उसके अंदर शारजा, अजमन, अमल क्वैन, फुजैरा, रसल खेमा, बहरीन, कतर को भी इनवाइट किया गया, लेकिन कतर और बहरीन ने अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश किया, और बाकी सारी स्टेट्स ने UAE को ज्वाइन करा, और ये साथ मिलके बन गई 7 एमिरेट्स ऑफ UAE। UAE के बनने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई, क्योंकि अब 7 किंगडम्स जो कि UAE के अंडर में थे, काफ़ी कंट्रीज से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए। दूसरा, ऑयल के वेल मिलने की वजह से UAE को इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए काफ़ी सारे फंड्स मिलने स्टार्ट हो गए, जिसके बाद वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते गए। शेख राशिद ने अपने 32 ईयर्स के टेन्योर के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से आज दुबई इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाया और आगे भी ग्रो कर पाएगा। और फिर शेख राशिद की डेथ हो गई थी 1990 के अंदर ड्यू टू सम नेचुरल कॉजेस, और
वो अपनी कंट्री को डेवलपिंग स्टेट में और बहुत सारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को छोड़ के चले गए, जिसके बाद शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम ने कुर्सी को संभालना स्टार्ट करा। उन्होंने एम्पायर को बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करा और वो आज की डेट के करंट किंग के बड़े भाई। एंड अब तीसरा एरा दुबई की इस केस स्टडी का है और वो है एरा ऑफ रैपिड डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पोजिशनिंग। शेख राशिद ने अपनी डेथ से पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को पाइपलाइन में डाल दिया था, जिसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट थे बुर्ज अल अरब, दुबई इंटरनेट सिटी एंड पाम जुमेरा। शेख मखदूम भी अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा विजनरी थे एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले फोकस करा बुर्ज अल अरब और उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। बुर्ज अल अरब की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $1 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था, पर फिर भी शेख मखदूम ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दुबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी मिलिट्री और उसकी डेमोग्राफी। दुबई में कोई भी स्ट्रक्चर इजीली खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट की वजह से उनकी सॉइल बहुत ज्यादा वीक थी। पर अगर किसी भी इंसान की किसी चीज को करने की विजन होती है और उसको उस चीज को करना है, देन वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालता है। एंड इसी सॉल्यूशन को निकालने के लिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड के बड़े बड़े इंजीनियर्स को, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को बुलाया एंड उन सब की मदद से बिल्ड हुआ बुर्ज अल अरब। और बुर्ज अल अरब एक इतना यूनिक स्ट्रक्चर है क्योंकि इसको एक आइलैंड के ऊपर खड़ा करा गया है जिसके चारों ओर पानी है। बुर्ज अल अरब बेसिकली काफी सारे लार्ज रॉक्स एंड कंक्रीट की हेल्प से बनाया गया है और इसके फाउंडेशन में हनीकॉम्ब पैटर्न का यूज करा गया है, जिससे पानी की वेव का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बुर्ज अल अरब के पास एक हेलीपैड है और उसके अलावा 202 ड्यूप्लेक्स सूट्स हैं जो दुनिया की सारी ऐशो आराम जो कि उनके कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही में इसमें एक अंडर वाटर थीम रेस्टोरेंट है जिसका नाम अल महारा है, जहाँ पे आप सी के अंडर के व्यूज के मजे ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दुबई नीचे जाके कुछ बना सकती है तो दुबई हवा में भी कुछ कर सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनका दूसरा रेस्टोरेंट जिसका नाम है अल मुंतहा, जहाँ पे आप डिनर के मजे ले सकते हो हवा में हैंग करते हुए। बुर्ज अल अरब ने अपनी डिजाइन, लग्जरी सर्विस और स्टेटस की वजह से दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बनने का रिकॉर्ड बनाया था। दूसरा सबसे बेस्ट काम जो कि शेख मखदूम ने किया था वो थी दुबई इंटरनेट सिटी। 1990s में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और अक्टूबर 2000 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि इन्होंने बिजनेस का पार्क डेवलप करना है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईटी, टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज ही आपस में मिलकर काम करें। ये इंटरनेट सिटी मल्टीनेशनल कंपनीज को हाई स्पीड इंटरनेट, मॉडर्न ऑफिस फैसिलिटीज और उसके अलावा एडवांस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती थी, जिससे बाकी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स और अपने ऑफिस एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ गया। जिसका रिजल्ट हुआ कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिस दुबई में बनाने स्टार्ट करे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ओरेकल, HP, डेल, गूगल, फेसबुक, सिस्को एंड मैनी मोर। धीरे धीरे इंटरनेट सिटी तेजी से एक्सपैंड करते गई और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गई। आज की डेट में दुबई इंटरनेट सिटी के अंदर 1600 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो कलेक्टिवली 24,000 प्रोफेशनल्स को जॉब प्रोवाइड करती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ कि दुबई गल्फ एरिया में, अफ्रीकन रीजन में और एशिया के सदर्न पार्ट के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल हब बन गया। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो कि शेख मखदूम ने किया वो था पाम जुमेरा को बिल्ड करना। बुर्ज अल अरब की सक्सेस को देखकर फिर से अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना स्टार्ट करा। उन्होंने एक विजन रखी कि कैसे वो एक मैन मेड आइलैंड को बिल्ड करें और इस चीज की शुरुआत हुई जहाँ पे उन्होंने पर्शियन गल्फ से सैंड और सी बेड के रॉक को निकालना स्टार्ट करा और उस सारे सैंड और रॉक्स को निकाल के उन्होंने एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट करा, जहाँ पे उन्होंने पाम ट्री शेप का स्ट्रक्चर बिल्ड करना स्टार्ट करा। अप्रोक्सीमेटली 94 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड निकाली गई उस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। और अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए आइडिया दूं कि 94 मिलियन स्क्वायर क्यूबिक मीटर सैंड होती कितनी है, तो ओलंपिक्स का जो स्विमिंग पूल होता है 9400 स्विमिंग पूल्स के बराबर उन्होंने सैंड निकाली और उसको इकट्ठा करके स्ट्रक्चर को बिल्ड करा। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर और सैंड का एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन है कि धीरे धीरे एक दूसरे से मिल जाती है, जिसको हम सैंड इरोजन भी कहते हैं। सैंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए दुबई ने मैनग्रोव वेजिटेशन को प्लांट करना स्टार्ट करा सैंड के अंदर, जिससे सैंड टोटली स्टेबलाइज हो जाए और जो उसके ऊपर बिल्ड होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो बैलेंस रहे। धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक के बाद एक ओवरकम करते चले गए एंड 2006 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और आज ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट करता है एंड पाम जुमेरा के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 100 करोड़ की वैल्यू से ज्यादा की है। अपने 16 ईयर के रूलिंग करियर के अंदर शेख मखदूम ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करा एंड बहुत सारी डेवलपमेंट करी, जिससे जो उनके फादर की विजन थी वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई।
उनके इन सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे मेजर काम थे। नंबर 1, शेख ज़ायद रोड को बिल्ड करना, जिसकी वजह से दुबई और अबू धाबी आपस में कनेक्ट होते हैं। नंबर 2, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लॉ लेके आना, जिससे फॉरेनर्स दुबई के अंदर इजीली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके एंड रियल एस्टेट मार्केट दुबई की लगातार बूम करती है। नंबर 3, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ये एक ऐसा सेंटर इन्होंने बिल्ड करा फाइनेंस के अराउंड, जहां पे बड़ी बड़ी फाइनेंस की इंस्टीट्यूशन और फाइनेंस की कंपनीज दुबई के अंदर सेटअप हो सकी, जिससे इकोनॉमी को और ज्यादा तेजी से बूस्ट मिला। नंबर 4, दुबई मीडिया सिटी। दुबई मीडिया सिटी को एस्टैब्लिश करने के बाद पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज दुबई के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करने लगी एंड दुबई साइड बाय साइड वर्ल्ड का मीडिया हब भी बनना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं दुबई की फाइनल एरा के बारे में, और वो है लास्ट 15 ईयर्स का एरा। 4 जनवरी 2006 में दुबई ने अपने नए किंग को पाया, जो कि आज तक उनके प्रेजेंट किंग भी हैं, और उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। शेख मोहम्मद भी अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह बहुत ज़्यादा विजनरी एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। उन्होंने अपना टेन्योर स्टार्ट करते ही, इस किंग की लीडरशिप में आते ही उन्होंने भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करना और नए नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपने टाइम में बुर्ज खलीफा को बनाया, अगेन जो कि आर्किटेक्चर मार्वल है। जैसे कि आप सब जानते हो कि बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, पर आप ये नहीं जानते हो कि बिल्डिंग में 94,600 लीटर्स ऑफ वाटर डेली यूज होता है, ताकि वो बिल्डिंग स्टेबल तरीके से खड़ी हो सके, और इसी वाटर के वजह से उस बिल्डिंग का टेम्परेचर भी मेंटेन करा जाता है। बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट उसको देखने आते हो, हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा है, जिससे दुबई की इकोनॉमी और दुबई के टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और इसके अलावा शेख मोहम्मद ने पूरे दुबई के अंदर दुबई मेट्रो का रेलवे बिछाया, जिसकी वजह से रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत ईजी है। शेख मोहम्मद बहुत ज़्यादा विजनरी है, वो आज के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एंड इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं जो कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम उनके मेजर वर्क की बात करें तो उसमें नंबर 1 वर्क है दुबई इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी के अंदर दुबई को मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हब बनाने की कोशिश करी। नंबर 2, लॉन्ग टर्म वीज़ा। दुबई अपने वीज़ा को 10 ईयर्स के लिए निकाल रही है, और ये वीज़ा मोस्टली इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशलिस्ट को मिलेंगे, ताकि कंट्री में ग्रोथ और तेज़ी से हो सके। नंबर 3, दुबई क्लीन एनर्जी स्ट्रैटेजी 2050। शेख मोहम्मद अब दुबई को ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे प्रमोट कर रहे हैं। उनका टारगेट है 2050 तक 75% ऑफ दुबई की एनर्जी ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस, और इस वजह से वो दुबई के अंदर सोलर पार्क्स को प्रमोट कर रहे हैं एंड एक्सपैंड कर रहे हैं। नंबर 4, दुबई टूरिज्म स्ट्रैटेजी 2025 तक दुबई का 25 मिलियन विजिटर्स एनुअली अट्रैक्ट करने का गोल है, एंड मेरे अकॉर्डिंग इस गोल को बहुत इजीली अचीव भी कर लेंगे, बिकॉज अभी करेंटली मैं दुबई के अंदर हूँ एंड यहाँ पे विजिटर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस में जाऊँ तो वहाँ पे लोग बहुत लार्ज नंबर में आते हैं, और ये सारा टूरिज्म, ये सारा अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ विजनरी शेख्स की वजह से। एंड नंबर 5 स्ट्रैटेजी है दुबई की, दुबई ऑटोनोमस ट्रैवल इंडस्ट्री। 2030 तक दुबई प्लान कर रहा है कि वो अपने 25% पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑटोनोमस कर देगा, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब आपने इस पूरी केस स्टडी के अंदर ये तो समझ लिया कि दुबई ने अपनी कैसी ग्रोथ करी। इससे आप अपनी बिजनेस के लिए भी सिंपल सी स्ट्रैटेजी सीख सकते हो कि कैसे बिजनेस को एक छोटे स्केल से शुरू करके भी आप उसको बड़े स्केल तक पहुंचा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपने 3 ही चीज करनी है। नंबर 1, बिग विजन का होना। अगर आपकी लाइफ में बिग विजन्स एंड बिग गोल है और आप उसके लिए लगातार मेहनत करने को तैयार हो, उसके लिए एफर्ट्स डालने को तैयार हो, देन आप सारे गोल्स को अचीव कर पाओगे बहुत ईजिली। नंबर 2, अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना। मेरे अकॉर्डिंग एंड जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बिजनेस का प्रॉफिट इज फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर यू। आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में लगाने के बजाय उस बिजनेस के अंदर लगातार री इन्वेस्ट करते रहो, जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाओगे, जैसे कि दुबई कर पाया पिछले 50 साल के अंदर। एंड नंबर 3 इज टू टेक रिस्क। दुबई बुर्ज अल अरब उस टाइम पे बना रहा था जिस टाइम पे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग थे, लेकिन उन रिस्क की वजह से वो अपनी कंट्री को कन्वर्ट कर पाई एक ऐसी कंट्री के अंदर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सुपर पावर बन के आई। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है, देन यू नीड टू टेक रिस्क। अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपीस हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि कैसे आप उसको प्रिजर्व करो, आपने सोचना है कैसे आप उस बिजनेस को लगाओ और उसको कोशिश करो कि कैसे 1 से आप उसको 10 बना सको, 10 से 100 बना सको। क्योंकि एक बार अगर आपने इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अचीव करना सीख लिया, देन देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।